हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में सवाल तुम्हारा में। आगे के एपिसोड में हमने बात की है कि महिलाओं को जो समस्याएं हैं, जो उनको प्रश्न हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हमने बात की है और मैडम से जानकारी ली है। और आपको हमने बोला था कि आपको जो सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपने कई सारे सवाल भेजे हैं, तो जिसके बारे में आज हम मैडम से डिस्कस करेंगे। हेलो मैम, गुड इवनिंग। तो लास्ट एपिसोड में हमने जो बात की थी उस बारे में अभी कई सारे सवाल आए हैं। तो उसमें से एक सवाल है कि 38 ईयर एज है, एडिनोमायोसिस की तकलीफ है, पीरियड आता है तब बहुत पेन होता है, डायनोजस टेबलेट 3 मंथ तक लिया हुआ है और फिर भी आराम नहीं पड़ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपका उम्र 38 इयर्स है और एडिनोमायोसिस की तकलीफ़ है। अगर आपका फैमिली कंप्लीट हो चुका है, आप फ्यूचर में अभी प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहते हो, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है परमानेंट ऑप्शन है और टेम्पररी ऑप्शंस है। ठीक है, जैसे ऑलरेडी आपने बताया है कि डायनोजस्ट कुछ 3 मंथ्स आपने डायनोजस्ट ले चुके हो, उसके बाद भी आपको जो ब्लीडिंग है या जो भी आपके सिम्टम्स है उसमें इतना फ़र्क नहीं मिल रहा है। सो टेम्पररी ऑप्शन आपको अगर बताऊँ तो आप मिरीना इज़ अ मेडिकेटेड कॉपर टी। ठीक है, वह एक कॉपर टी है, जैसे आपको मेडिसिन दी जाती है वैसे ही यह कॉपर टी मेडिकेटेड कॉपर टी होती है और उसके अंदर से डेली स्मॉल डोजेज में प्रोजेस्टेरोन करके जो हार्मोन रहता है वो रिलीज होता है। सो इसकी वजह से आपका जो ब्लीडिंग की समस्या है, ऑलमोस्ट आपका जो नेक्स्ट पीरियड आएगा, फॉर एग्जांपल आपने यह महीने में मिरीना कॉपर टी लगवाया है, जनरली हम लोग पीरियड के 4th डे पे कॉपर टी बिठाते हैं, वैसे ही यह बिठाया जाता है। इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर। अगर आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा नहीं है तो ओपीडी बेसिस पे भी मिरीना इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो हम लोग जनरली एडवाइस करते हैं कि डीएनसी फॉलोड बाय मिरीना इंसर्शन। तो जो नेक्स्ट पीरियड आता है उसमें आपको ऑलमोस्ट 80% रिलीफ मिल जाता है फ्रॉम द हैवी ब्लीडिंग। एंड यह जो कॉपर टी रहती है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहले तो मैं बताती हूँ कि इसकी जो हाफ लाइफ है, मतलब यह जो कॉपर टी है वो 5 इयर्स तक रखी जाती है। सो 5 इयर्स आपको कोई हेडेक नहीं रहता है। दूसरा, मिरीना कॉपर टी जो है इट विल एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर यू। मिरीना कॉपर टी की वजह से आपका जो ब्लीडिंग की समस्या है वह तो सॉल्व होनी है। उसके साथ साथ आपको फ्यूचर में यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स की समस्या आने का रिस्क कम हो जाता है, ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। सो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मिरीना कॉपर टी के। सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर मिरीना। जस्ट मिरीना रखने के पहले आपको यह चीज़ समझना ज़रूरी है कि कोई पेशेंट रहते हैं कि जिनको मिरीना सूट होने के लिए 2 to 3 मंथ्स लगते हैं, तो वो टाइम जो है आपको इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो सकता है कि जैसे आपका पीरियड का जो समय है एवरी मंथ जो आता है, लेकिन इन बिटवीन स्पॉटिंग हो सकती है, उसकी वजह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो उसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वह यह है कि आपका वेट पुट ऑन हो सकता है, बट दैट इज़ ऑल्सो 2 to 3 kg वेट गेन हो सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, बैलेंस्ड डाइट आप फॉलो करते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि मिरीना की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पुट ऑन की समस्या आ सकती है। दूसरा, आपके लिए जो ऑप्शन परमानेंट ऑप्शन जो मैं बताना चाहती हूँ वो यह है कि यू कैन ऑलवेज गो फॉर परमानेंट, दैट इज़ अ हिस्टेरेक्टमी, यानी कि जो यूट्रस है, बच्चादानी है, वह निकालने का ऑपरेशन करवा सकते हो। हाँ, एक मेरा सवाल है। आपने बीच में ऐसा बोला कि डीएनसी के साथ मिरीना, तो वो कैसे करना है और किस पेशेंट में उसकी ज़रूरत पड़ेगी? डीएनसी विथ मिरीना का जो ऑप्शन है, जैसे पहले हम लोग हर पेशेंट में मिरीना का जो इंसर्शन था वो अंडर जनरल एनेस्थेशिया करते थे, और ज़्यादातर ये जो पेशेंट रहते हैं जिसमें मिरीना इंडिकेटेड है उनको मेनोरेजिया यानी कि हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंसेस यह समस्या होती है। सो हम लोग डीएनसी यानी कि जो क्यूरेटिंग करते हैं, सो बाय क्यूरेटिंग जो अंदर का एंडोमेट्रियल लाइनिंग रहता है वो पूरा ही क्यूरेट किया जाता है और उसके बाद मिरीना इंसर्शन किया जाता है।
लेकिन जैसे अभी पेशेंट है कि यह जो पेशेंट है जैसे जिसमें एडिनोमायोसिस है, कोई पेशेंट है जिसमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, लेकिन एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है ऑन 3rd या 4th डे ऑफ मेंसेस जब हम सोनोग्राफी करते हैं और एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर कम है, जनरली लेस देन 4 to 5 mm है, तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर द डायरेक्टली मिरीना इंसर्शन। यह पेशेंट में डीएनसी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल है कि एज 40 ईयर है और चॉकलेट सिस्ट है 3/2.5 सेंटीमीटर का और पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन होता है, तो क्या करें? 40 इयर्स एज है और चॉकलेट सिस्ट है। 40 इयर्स एज, उसके साथ अगर चॉकलेट सिस्ट है और चॉकलेट सिस्ट का साइज आपने बताया 3/2.5 सेंटीमीटर 3/2.5 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल चॉकलेट सिस्ट है। 40 इयर्स एज है, आपके लिए वी कैन ऑलवेज गो फॉर द मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आपको मेडिसिन जो है डाइनोजेस्ट करके मेडिसिन आता है उसका कोर्स दिया जाता है आइदर 3 months और 6 months। ठीक है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, पेशेंट बहुत वरिड है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग परमानेंट ऑप्शन भी दे सकते हैं कि हिस्टेरेक्टमी, और उसके साथ साथ दोनों बाजू के जो ओवरीज हैं वो रिमूव करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आपका हिस्टेरेक्टमी होता है लेफ्ट साइड सिस्ट है ना, लेफ्ट साइड सिस्ट है और अगर ओनली लेफ्ट साइड ओवरी रिमूव करते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपको राइट साइड में अगर थोड़े बहुत भी चॉकलेट सिस्ट या तो एंडोमेट्रियल टिश्यू है दूसरे ओवरीज में प्रेजेंट, तो उसकी वजह से रिकरेंस रेट बढ़ जाता है। सो आइदर यू कैन गो फॉर मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मेडिसिन का कोर्स दे सकते हैं। अगर पेशेंट का फर्टिलिटी फंक्शन कंप्लीट हो गया है तो परमानेंट यानी कि हिस्टेरेक्टमी विद बायलैटरल साल्पिंगो ओफरेक्टमी, यानी दोनों ओवरीज और दोनों फैलोपियन ट्यूब्स विद द यूट्रस एंड सर्विक्स रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज है 39 ईयर, उनको एडिनोमायोसिस है, हैवी ब्लीडिंग भी है और जब ब्लीडिंग आता है तब उनको पेन इन लोअर एब्डोमेन और बायलेटरल उनको लिम्फ पेन्स और सब भी होता है और साथ में उनको अभी कंसीव भी करना है, तो उनको क्या करना चाहिए? और यह पेशेंट का सिस्ट का साइज कितना है? साइज है 6/5.4 सेंटीमीटर। ओके, सो पेशेंट का एज है 39 इयर्स, सिस्ट का साइज है 5.4 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर का जो साइज है चॉकलेट सिस्ट है और पेशेंट को कंसीव भी करना है नियर फ्यूचर में। और जैसे ये पेशेंट है, सो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट सबसे पहले यह पेशेंट का सीरम FSH और AMH यानी कि उनका ओवेरियन रिजर्व कितना है, क्योंकि जनरली जो चॉकलेट सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, यह जो तकलीफ है इट इज़ लाइक अ स्लो पॉइजन, तो जो ओवरीज है उसको धीरे धीरे करके उसका जो रिजर्व है वो कम कर देता है। ऑलरेडी आपने जो बताया है कि पेशेंट का एज 39 है, सो अकॉर्डिंग टू द एज उनका ओवेरियन रिजर्व कम हो चुका होगा, प्लस बिकॉज ऑफ द चॉकलेट सिस्ट भी ओवेरियन रिजर्व कम हो चुका होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट अपने को पहले पता होना चाहिए कि यह पेशेंट का AMH कितना है, FSH वैल्यू कितना है। सो यह जो रिपोर्ट करवाते हैं उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। जैसे ही अगर एवरेज आता है उनका नॉर्मल रेंज के बीच में, वी कैन ऑलवेज गिव 3 to 6 months कोर्स ऑफ डाइनोजेस्ट टैबलेट्स। अगर पेशेंट को जल्दी है कि भाई फर्टिलिटी जो है, प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करना है, तो यह पेशेंट को हम लोग लैप्रोस्कोपिकली चॉकलेट सिस्ट रिमूवल एडवाइस कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट विद द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। और एक बार फर्टिलिटी कंप्लीट हो जाता है देन परमानेंट ऑप्शन, जनरली मेरी यह एडवाइस रहती है कि अगर चॉकलेट सिस्ट है, सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको पेट में दर्द हो रहा है, स्पॉटिंग वगैरह हो रहा है, सो प्रेगनेंसी इज बेसिकली अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉकलेट सिस्ट। अगर यह पेशेंट जल्दी कंसीव करता है, बिकॉज चॉकलेट सिस्ट इज ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट और प्रेगनेंसी जो है उसमें प्रोजेस्टेरॉन करके हार्मोन रहता है। सो क्या होता है कि इफ़ शी कंसीव्स तो उसका जो चॉकलेट सिस्ट का पेन, चॉकलेट सिस्ट का साइज बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, एक सवाल है कि एक बार चॉकलेट सिस्ट हुई है, उसको रिमूव कर दिया है, तो दूसरी बार होने का चांसेस है कि नहीं? चॉकलेट सिस्ट अगर मैं बताऊं तो यह कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, ऐसा हम रूटीनली बोलते हैं, बिकॉज कि चॉकलेट सिस्ट एक बार रिमूव हो चुका है,
लेकिन उसमें रिकरेंस रेट जो है कि दूसरी बार चॉकलेट सिस्ट आने का रिस्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। सो इसके लिए अगर चॉकलेट सिस्ट रिमूव भी करते हैं, पेशेंट को फर्टिलिटी मतलब कंसीव करना है तो उसको एडवाइस किया जाता है कि यू कंसीव एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर उनको चॉकलेट सिस्ट रिमूव करने के बाद कंसीव नहीं करना है, यूट्रस भी नहीं रिमूव करना है, तो उनको लॉन्ग थेरेपी ऑफ डाइनोजेस्ट पे भी रखा जाता है। ओके, तो वो लॉन्ग 1 साल या 3 महीने 6 महीने से लेते तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना? डाइनोजेस्ट जो टैबलेट है उसकी वजह से बेसिकली आपका जो बोन मिनरल डेंसिटी हम लोग जो बोलते हैं कि जो बोन है उसमें से कैल्शियम जो है वो कम होता है। सो जनरली हम लोग जब भी डाइनोजेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं तो यह पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंट्स और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपका BMD टेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत रहती है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर, लाइक प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि एक बार डाइनोजेस्ट अगर आप लॉन्ग टर्म लेते हो तो आपको फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। सो आई वुड प्रेफर कि विद द डाइनोजेस्ट अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप साथ में लेते हो सो वी कैन ऑलवेज प्रिवेंट द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। ओके, एक सवाल है कि वाइफ की एज है 38 ईयर, हस्बैंड की एज है 40 ईयर और वो अभी उनको 5 साल का लड़का है। अभी वो सेकंड प्रेगनेंसी के लिए लास्ट 1 ईयर से ट्राई कर रहे हैं पर कंसीव नहीं हो रहा है, तो उनको क्या रिपोर्ट करवाना चाहिए और क्या करना चाहिए आगे? वाइफ की एज आपने बताया कि 38 ईयर्स है, हस्बैंड की एज इज़ 40 ईयर्स और लास्ट उनको ऑलरेडी एक फर्स्ट बेबी है 5 ईयर्स का है एंड नाउ सेकंड के लिए आप प्लान कर रहे हो। सो बेसिकली आपके लिए सेकंड डे ऑफ मेंसेस पे आपका हार्मोनल प्रोफाइल होना ज़रूरी है, आपका एक बेसिक सोनोग्राफी ज़रूरी है। उसके बाद मीन्स आपका जो AMH वैल्यू है, FSH है, LH है, ये जो हार्मोनल प्रोफाइल है इट इज़ मस्ट। पीरियड के 8th डे पे आपका एक HSG बायलेटरल फैलोपियन ट्यूब आपका ओपन है कि क्लोज है एंड 1 सीमन एनालिसिस। सो यह अगर तीनों रिपोर्ट आपकी हो जाती है तो वी कैन डिसाइड फर्दर प्लान ऑफ मैनेजमेंट। ओके, आपने बोला HSG, वो क्या है मैम? HSG यानी कि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, जिसके अंदर नीचे से जनरली यह जो टेस्ट है वो पीरियड के 8th, 9th या 10th डे तक हम कर सकते हैं और यह जो टेस्ट है वो जनरली रेडियोलॉजिस्ट जो सोनोलॉजिस्ट होते हैं उनके वहाँ पे होता है। नीचे से हम लोग डाई पुश करते हैं और बाद में एक एक्सरे निकाला जाता है और एक्सरे में देखते हैं कि दोनों बाजू के फैलोपियन ट्यूब में से स्पिलेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो अगर दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ओपन हैं तो स्पिलेज दिखेगा क्योंकि उसमें एक्सरे रहता है, और अगर एक ब्लॉक है, राइट ब्लॉक है, लेफ्ट ब्लॉक है, वह सब अपने को एक्सरे की फिल्म में पता चलता है। ओके, एक रिपोर्ट है कि हस्बैंड को डायबिटीज़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म है और हाइपरटेंशन है, तो क्या करें? हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डायबिटीज तीनों भी है, तो उनको कंसीव करना है अभी आगे, तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? पहले तो यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि उनकी कौन सी मेडिकेशंस चल रही है, उसके बाद उनका थायराइड का यानी कि सीरम TSH, शुगर आपने बताया, डायबिटीज़ है तो आपका लास्ट 3 मंथ्स का जो शुगर है HbA1c जो हम बोलते हैं, प्लस फास्टिंग, PP2BS उसके जो रिपोर्ट्स हैं एंड 1 सीमन एनालिसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीमन एनालिसिस पे या जो डायबिटीज़ है अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है तो उसकी इफ़ेक्ट आती है जो हम DFI करके बोलते हैं कि DNA फ्रेगमेंटेशन रेट जो रहता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो माना जाता है, तो बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड शुगर लेवल वो डैमेज करता है आपका जो मॉर्फोलॉजी वगैरह जो रहता है, स्पर्म का मोटिलिटी है और स्पर्म का काउंट। सो यह जो आपने बताया डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयड एंड हाइपरटेंशन, अगर यह तीनों तकलीफ़ है तो मोस्ट प्रोबेबली उनका जो सीमन एनालिसिस रहता है वह एक बार चेकअप करके फिर हम बेटर गाइड कर सकते हैं। ओके, अगर हस्बैंड को हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ के हाइपरटेंशन है और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो क्या उससे मिसकैरेज का चांसेस बढ़ जाता है? यस, बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे अभी मैंने बताया कि हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डायबिटीज़, इसकी वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम बोलते हैं और जो DNA जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। सो देर आर वेरी हाई चांसेस कि एबनॉर्मल बच्चा भी आ सकता है, यानी कि हेल्दी एग है लेकिन स्पर्म एबनॉर्मल है
तो उसकी वजह से जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, यानी जो प्रेगनेंसी अगर उसको कंसीव हो चुका है उनके वाइफ को, तो यह प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के रिस्क ज़्यादा होते हैं, बिकॉज कि जनरली जो फर्स्ट 3 मंथ्स में मिसकैरेज होते हैं, सो उसके पीछे रीज़न रहता है कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है। इफ़ देर इज़ अ एबनॉर्मल स्पर्म एंड नॉर्मल एग अगर यूनाइट होते हैं, सो वेरी हाई चांसेस फॉर दिस पेशेंट कि मिसकैरेज का रिस्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स, जो पहले 3 महीने हैं उसमें मिसकैरेज का रिस्क अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको मैंने अभी आपने बात की कि हस्बैंड को थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे कपल को कंसीव करना है तो उनको पहले क्या प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है? यह जो पेशेंट है, अगर आई वुड प्रीफर कि ऐसे पेशेंट को हमेशा प्री कंसेप्शन काउंसलिंग ऐसे पेशेंट के लिए आइडियल है जिनको आइदर वाइफ को या तो हस्बैंड को डायबिटीज़ का हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर, थायराइड की तकलीफ़ है, या कोई भी मेडिकेशन आप ले रहे हो। सो आई वुड प्रीफर, इवन काफ़ी सारे पेशेंट रहते हैं उनको साइकेट्रिक मेडिसिन चल रही है। सो दिस आर द पेशेंट जिनका प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होना ज़रूरी है, ताकि हमको पता चले कौन से मेडिकेशन वो ले रहे हैं, कौन से मेडिकेशन का प्रेगनेंसी यानी कि बच्चे के ऊपर उसका साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, कौन से मेडिकेशन से उनका मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे अभी एक पेशेंट आया था कि वो पेशेंट एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहा है, शी कंसीव ड्यूरिंग द मेडिकेशन, कंटिन्यू किया, एंड उनका जब भी सोनोग्राफी हुआ 3 मंथ्स पे, तो बच्चे का जो ब्रेन रहता है, नॉर्मली जो ब्रेन टिश्यू रहता है वो नहीं था, हम बोलते हैं उसको सिस्टिक हाइग्रोमा। सो पूरा एक पानी का ये बन गया था ब्रेन की जगह पे। सो यह सब एबनॉर्मलिटी प्रिवेंट करने के लिए कि ऐसे सब मदर को यह प्रॉब्लम नहीं आए, उसके लिए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग अगर आप करते हो, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना ज़रूरी है, और आपका थायराइड का जो लेवल है, सीरम TSH, वह अगर कंट्रोल में है, और उसके बाद अगर आप कंसीव करते हो तो आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का रिजल्ट मिलना इजी हो जाता है, ठीक है। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है, पेशेंट कंसीव कर लेता है, तो यह पेशेंट में मिसकैरेज है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ जो हम बोलते हैं, यह सब का रिस्क बढ़ जाता है। और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाहती हूँ, जनरली लोगों के माइंड में रहता है कि वाइफ का शुगर और वाइफ का ही ब्लड प्रेशर और थायराइड लेवल नॉर्मल होना ज़रूरी है, और हस्बैंड के लिए इट डजेंट मैटर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे पहले भी मेरे सब वीडियोस में मैंने बताया है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर तंदुरुस्त हैं, इन शॉर्ट एग एंड स्पर्म दोनों हेल्दी है, तभी हेल्दी एम्ब्रियोज बनेगा और हेल्दी प्रेगनेंसी एंड 9 महीने पे एक हेल्दी आउटकम आएगा। ओके, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। अभी तो हमने हाई रिस्क के रिगार्डिंग बात की है, पर हमारे समाज में ऐसा है कि पहले के ज़माने में ऐसा था, कोई डॉक्टर से सलाह नहीं लेता था, सास ससुर ऐसे बोलते कि हमारे तो बच्चे ऐसे ही हो गए, तो आप लोग क्यों डॉक्टर के पास जा रहे हो। तो इसलिए मुझे जानना है कि क्यों प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लोगों के लिए ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा सवाल है डॉक्टर भूमि। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग आज के जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं उसमें तो काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ चुकी है। आप इसकी डिटेल के लिए मेरा प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का वीडियो भी डिटेल में आप सुन सकते हो, और उसके रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। जैसे हम आज सवाल लेके आए हैं, वैसे ही आपके जो क्वेरीज रहेंगे उसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। सो आपने बताया कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं अपने घर में, वो लोग हमेशा बोलते थे कि भाई प्रेगनेंसी बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके लिए यह सब रिपोर्ट कराने की क्यों ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी लेटेस्ट डाउन सिंड्रोम का जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है, डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस का, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि आफ्टर द एज ऑफ 35 साल के बाद अगर आप कंसीव करते हो तो डाउन सिंड्रोम करके जो बीमारी है उसका रिस्क बढ़ जाता है। सो अगर आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करवाते हो तो आपको कंजेनाइटल डिफेक्ट, जैसे मैंने अभी बात की वो पेशेंट की, तो अभी 3 महीने पे बच्चा ख़राब हो चुका है,
तो वह पेशेंट का तो अभी अपने को मुझे टर्मिनेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह बच्चा बाहर आने के बाद 9 महीने के बाद आके वो सर्वाइव नहीं करने वाला है। सो आप सोच सकते हो कि फॉर एग्जांपल कि कोई एक पेशेंट है जो कंसीव करता है नेचुरली, मेडिकेशन ले रहे हैं, साइकेट्रिक मेडिसिन है या जो भी तरीके की उनकी मेडिसिन चल रही है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। 9 महीने के बाद डिलीवरी होती है, बच्चा आता है और विद इन 48 आवर्स या 72 आवर्स के बाद बच्चा एक्सपायर हो जाता है। सो पहले के ज़माने में क्या होता था, मेजॉरिटी होम डिलीवरीज होती थी, दाई वगैरह आते थे, डिलीवरीज करवाते थे, किसी को पता नहीं था ये बच्चा नॉर्मल है एबनॉर्मल है। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ जो आएगा जिसमें ऑटिज़म डे का अवेयरनेस वगैरह आएगा, आप सब ने वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पे, तो वह जो बच्चा है उसमें जो दिखाया है दैट इज़ अ केस ऑफ ऑटिज़म, कि वह पेशेंट, तो अपने को क्या करना है कि बाय प्री कंसेप्शन काउंसलिंग वी वांट टू प्रिवेंट कि ऐसे सब बच्चे अपने समाज में, जैसे वो पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन हो जाती है, फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, इमोशनल बॉन्डिंग तो बच्चे के साथ बनी जाती है, और फिर वो जो पेरेंट्स है, वो जो माँ बाप है, वो जब भी अपने बच्चे को ऐसा सफ़रिंग में देखते हैं, है ना, कि बार बार उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, जैसे मैंने बताया था थैलेसेमिया मेजर है तो बच्चे को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, तो कौन माँ बाप ऐसा सोचेंगे कि अपने बच्चे को बार बार अपने को हॉस्पिटल जाके उसको एडमिट करो, उसका कोई ऑपरेशन कराओ। सो हमारा जो गोल है और जो मुझे जो मैसेज देना है अपने सोसाइटी में कि आई थिंक एवरीवन शुड गो फॉर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बिफोर यू गो फॉर द एक्चुअल कंसेप्शन। सो आई थिंक वी कैन प्रिवेंट 80 to 90% ऑफ द जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, हमारे व्यूअर्स के जो सारे सवाल आए थे उसके आपने अच्छे से डिटेल्स में आंसर दिए हैं। अगर आज हमने मैडम के पास से आपके जो सवाल थे ब्लीडिंग के रिगार्डिंग, कंसेप्शन के रिगार्डिंग, उसके बारे में हमने डिटेल्स में माहिती जानकारी ली है। अगर आपके ऐसे ही कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखते रहिए हर बुधवार को 8 बजे सवाल तुम्हारा। थैंक यू।